पीटी रीडिंग में रीऑर्डर सबसे डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स इस टास्क में एक नंबर भी लेके नहीं आ पाते हैं और इसकी वजह से उनकी रीडिंग में नंबर कम हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मिनिमम से मिनिमम 50% तो डेफिनेटली स्कोर करोगे ही करोगे रीऑर्डर्स में, और कैसे आप इस ट्रिक को यूज़ करके रीडिंग में नंबर बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम इसमें स्पेशल ट्रिक बताने वाले हैं रीऑर्डर का, जो आपने कभी नहीं देखा होगा और आपके डेफिनेटली वीडियो वॉच करने के बाद इस ट्रिक को यूज़ करके नंबर डेफिनेटली रीऑर्डर्स में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड, और इस वीडियो को वॉच करने के बाद प्रैक्टिस भी करिए एंड गेट योर डिजायर्ड स्कोर्स इन द रीडिंग मॉड्यूल। काफी स्टूडेंट्स हैं जो रीऑर्डर्स में डिफिकल्टी फेस करते हैं। जो स्टूडेंट्स 6 ईच एम करना चाहते हैं या 7 ईच करना चाहते हैं, आपका फोकस 50% पार्शियल मार्किंग पे होना चाहिए। दैट्स इट। रीऑर्डर्स में अगर आप 50% अपना एम करके चल रहे हो, दैट विल डू द जॉब। प्राइम फोकस आपका रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स और रीडिंग ब्लैंक्स के ऊपर होना चाहिए। बट लेट्स क्विकली डिस्कस हाउ वी कैन इंप्रूव रीऑर्डर्स और किस तरह से हम रीडिंग के अंदर रीऑर्डर्स में पार्शियल मार्किंग लेके आ सकते हैं। सो एवरीवन पे अटेंशन नाउ बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस रीऑर्डर्स। देखो, एग्जाम में जैसे हमने डिस्कस करा है, आपको 2 से 4 आएंगे। हमारी जॉब क्या है? एटलीस्ट 50% इसमें हमने गेन करना है। 50% पार्शियल मार्किंग कैसे आती है? एवरी सिंगल टाइम जब आप रीऑर्डर्स करते हो, आपको ये पता होना चाहिए आपकी मार्किंग आपको मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ द पेयर्स। अगर आपके एग्जाम में लेट्स से 5 आए हैं सेंटेंसेस, और अगर आपके 5 सेंटेंसेस में से सारे के सारे अगर 5 के 5 सही हैं, ठीक है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्कोरिंग होती है पेयर्स के ऊपर। अगर आपका एक पेयर सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लेट्स से 1 and 2 इज 1 पेयर, आपको 1 नंबर मिलेगा। 2 and 3 एक पेयर है, आपको दूसरा नंबर मिलेगा। 3 and 4 एक पेयर है, आपको तीसरा नंबर मिलेगा। और 4 और 5 एक पेयर है तो आपको 4th नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि एवरी पेयर गिव्स यू 1 मार्क। आपकी जॉब क्या होनी चाहिए कि कभी भी इसमें 0 ना आए, एटलीस्ट पार्शियल मार्किंग हम गेन करें। पार्शियल मार्किंग गेन करने से आपको मिनिमम 50% एम करने से 50% ऑफ द मार्क्स मिलेंगे, और यही हमारा जॉब है। इसके अंदर जो हमने रूल्स करने हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको रीऑर्डर्स में हमेशा 50% ऑफ द टाइम्स डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा आपके पेयर्स बनाने में। तो हमारा फोकस होना चाहिए पेयरिंग पे। पेयरिंग हमने जब भी करनी है, हमने एक रूल हमेशा फॉलो करना है। रूल नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट रूल इज जर्नल टू स्पेसिफिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अगर आप इस रूल को पकड़कर रीऑर्डर्स करोगे, आई गारंटी यू कि आपका 110% पेयरिंग ठीक होगा ही होगा। तो यू आर गोइंग टू गेट पार्शियल मार्किंग करेक्ट। अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मैं एक इमेज ड्रॉ करता हूं ऑफ आई वुड से एक वी इमेज ड्रॉ करते हैं। वी फॉर विजन, वी फॉर रीऑर्डर्स। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। बट अभी यहां पर हमने जब ड्रॉ करा इसको, तो हमने ये देखना है कि रीऑर्डर्स भी ऐसे वी शेप की इमेज ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट, जो उसका सीक्वेंस है, जो सेंटेंसेस ऊपर आते हैं वो हमेशा ब्रॉड होते हैं, जैसे कि यहां पर है। जब भी आप सेंटेंसेस सेकंड, थर्ड, फोर्थ नीचे आते जाते हो तो वो नैरो होते जाता है, जैसे कि ये इमेज है। इट बिकम्स नैरो नैरो एंड इट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक। तो इसी तरह से आपका रीऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब ये है कि एज यू गो डाउन और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती रहती है। तो इंफॉर्मेशन जो ऊपर है वो जर्नल इन नेचर है, जो इंफॉर्मेशन नीचे है वो स्पेसिफिक इन नेचर है। तो आपकी जॉब यही बनती है कि सेंटेंसेस कौन से स्पेसिफिक हैं, कौन से नैरो हैं, उनको आपने अलाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपका सीक्वेंस या पेयर कभी भी गलत नहीं हुआ। तो दिस इज आवर जॉब। जो सबसे ऊपर है वो जर्नल है, थोड़ा सा नीचे आते हो और स्पेसिफाई होता है, थोड़ा सा और नीचे आते हो और स्पेसिफाई होता है, एंड सो ऑन। तो यही एक रूल है जो आपने माइंड में हमेशा बिठा के रखना है जब आप रीऑर्डर्स को बेसिकली अटेम्प्ट कर रहे हो। वंस यू अंडरस्टैंड दिस रूल थॉरली,
आपका रीऑर्डर 110 टाइम्स एवरी सिंगल टाइम सही होगा ही होगा, पार्शियल मार्किंग आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओके, अभी इसके साथ जब भी आपको रीऑर्डर अटेम्प्ट करना है, पूरे के पूरे पैसेजेस एक साथ बिल्कुल मत पढ़िए। यही एक ऐसी मिस्टेक है जो हर एक बच्चा करता है, जो मैंने हमेशा देखा है कि एवरी टाइम स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि जब आप रीऑर्डर्स कर रहे हो, सारे के सारे सेंटेंसेस आप पढ़ने के बाद उसको अटेम्प्ट करते हो। गाइस, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, समझनी, अंडरस्टैंड करनी, रिटेन करनी, तो नेवर डू दैट। हमेशा वन बाय वन सेंटेंस को पढ़कर आप ये तय करोगे कि कौन सा सेंटेंस जर्नल है, कौन सा सेंटेंस स्पेसिफिक है। द मोमेंट आपने ये आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि ये सेंटेंस जर्नल है, ये सेंटेंस स्पेसिफिक है, आप उनका सीक्वेंस इजीली क्रिएट कर सकते हो, आप इजीली उनके पेयर्स बना सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेम चीज हम अभी करेंगे, ठीक है जी। इसी रूल को माइंड में रखते हुए पेयरिंग मेथड अटेम्प्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपने और क्या माइंड में रखना है कि जब भी कोई भी सेंटेंस आता है उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल रूल्स। आर्टिकल रूल्स क्या कहता है कि जब ए या एन आता है वो जर्नल की कैटेगरी में कंसिडर होता है, वो ज्यादातर टॉप सेंटेंसेस के अंदर होता है, ठीक है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सेम सब्जेक्ट दूसरी बार रेफर करते हैं तो वो द से यूज होता है, इसीलिए हम उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। तो दैट इज द रीजन कि द हमेशा ए और एन के बाद आता है और वो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट डिस्कस हुआ है उसी के रेफरेंस में होता है। तो ये आपने माइंड में रखना है। अगर पहली बार उसको डिस्कस किया जा रहा है ए और एन के साथ तो वो जर्नल आएगा, दूसरी बार जब उसको डिस्कस कर रहे हैं वो द से आ रहा है तो वो स्पेसिफिक है। ये आपका रूल नंबर 2 है जो आपको जर्नल टू स्पेसिफिक में हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। रूल नंबर 3 रीऑर्डर्स का ये है कि आपने हमेशा माइंड में लेके चलना है, ठीक है, कि एक्रोनिमस रूल को, क्योंकि एक्रोनिम रूल्स क्या कहता है कि एब्रीवेशंस अगेन स्पेसिफिक हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, एब्रीवेशंस हो गई, वो सारी स्पेसिफिक हैं। फुल फॉर्म्स, फुल नेम्स, दे ऑल आर जर्नल। लेट्स से अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आप अपने आप को अपना फुल नेम से इंट्रोड्यूस करोगे किसी को भी। इसी तरह यही रूल है एक्रोनिम का कि कभी भी इंफॉर्मेशन दी है जिसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्म दी है, एक फुल फॉर्म दी है, हमेशा फुल फॉर्म पहले आएगी, उसके बाद अगर वो उसको शॉर्ट फॉर्म से बोल रहे हैं तो वो स्पेसिफिक काउंट होता है, जर्नल नहीं। तो इसीलिए स्पेसिफिक वाले सेंटेंसेस जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म से एब्रीवेशन से कंसिडर होते हैं, जर्नल वाले सेंटेंसेस फुल फॉर्म से फुल नेम से कंसिडर होते हैं। तो ये रूल भी आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है। इसके अलावा और रूल भी हैं, जैसे कि एसवीओ। एसवीओ का रूल का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगेन गाइस, मैं आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं कि आप अननेसेसरली इतने सारे रूल्स को माइंड में लेकर अपना रीऑर्डर करिए। क्यों? क्योंकि एज लॉन्ग एज आप जर्नल टू स्पेसिफिक रूल को माइंड में लेकर चल रहे हो और आर्टिकल रूल, एक्रोनिम रूल जैसे रूल्स की सपोर्ट लेकर आप जर्नल या स्पेसिफिक को फिगर आउट कर रहे हो, आपका रीऑर्डर सही होगा ही होगा। बट एसवीओ रूल आपको मैं थ्योरेटिकली समझाता हूं क्या होता है। एसवीओ रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसका यह मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो जर्नल होता है, ठीक है। तो अगेन सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस, जिस सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट मेंशन किया जाता है, उस सेंटेंस को हम जर्नल सेंटेंस की कैटेगरी में लेकर जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब क्या होता है? कोई एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी कोई कर रहे हो, ठीक है। वर्ब का डेफिनेशन ही वही है, ठीक है जी, कोई एक्टिविटी कर रहे हो आप, ठीक है। अगेन ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, तो इसके लिए हम इसको स्पेसिफाई करके ही नीचे सब्जेक्ट के नीचे सेंटेंस को डालते हैं। जो थर्ड है वो है ऑब्जेक्ट। ये अगेन बहुत ज्यादा स्पेसिफाई हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हम, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिस इज द अगेन स्पेसिफिक सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करने के लिए एवरी टाइम आई यूज इज की, ठीक है, राम इज प्लेइंग सॉकर, ठीक है। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है राम,
जो एक्टिविटी है आपकी वो है आपकी प्लेइंग, और जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो आपका है सॉकर। तो आपको पता है कि जहां पर राम के बारे में डिस्कस किया गया है वो सब्जेक्ट है, वो जर्नल स्टेटमेंट होगी, ठीक है, तो वो टॉप सेंटेंस पे आएगा। उसके बाद जब सेंटेंस के अंदर एक्टिविटी बताई गई है वो आएगी सेकंड नंबर पे, क्योंकि वो वर्ब है। और थर्ड नंबर पे जो सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली मेंशन करा है ऑब्जेक्ट को, विच इज सॉकर ओवर हियर, वो स्पेसिफिक होगा, वो वर्ब के बाद वाले सेंटेंसेस के अंदर आएगा। कई स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करके क्या करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में ढूंढते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, और मेरे को पूछते हैं सर इसमें सब्जेक्ट तो है बट इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। एक सेंटेंस में तीनों चीजें नहीं होंगी, उसको डिवाइड किया गया है गाइस, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रूल लोग कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो सब्जेक्ट टॉप पर आएगा, फिर वर्ब एक्टिविटी के बारे में बोला जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाएगा जो कि स्पेसिफिक इन नेचर होता है। तो इसीलिए आपने इसको माइंड में लेकर चलना है कि हाँ यार इसमें वर्ब दिया गया है तो मेरे को सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद मेरे को ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होता है, जो इस केस में सॉकर है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है एक्टिव। कई बार पैसिव वॉइस होती है तो उसमें उल्टा हो जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट। तो इसका अगर हम रूल समझाएं और या इसका एग्जांपल दें, रूल सेम है। एग्जांपल क्या होगा, सॉकर इज बीइंग प्लेड बाय राम। तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है जी, वर्ब मिडल में ही है और सब्जेक्ट बाद में आ गया। तो इस केस के अंदर जब आप सॉकर के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो सॉकर इज गोइंग टू बी ऑन टॉप। तो सॉकर सबसे पहले जर्नल होगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ठीक है जी सब्जेक्ट आएगा जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में राम था, ठीक है जी। तो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के हिसाब से ये बदल सकता है बट रूल सेम है। तो इन्हीं रूल्स को हमने माइंड में रखना है वाइल सॉल्विंग इट, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एन आ रहा है एक या दो सेंटेंसेस के अंदर तो आपने बाकी रूल्स को माइंड में लेके चलना है कि अगर पहले सेंटेंस में भी एन आया है, दूसरे सेंटेंस में भी एन आ रहा है, तो आपने ये देखना है कि दोनों में से किस सेंटेंस की इंफॉर्मेशन ज्यादा ब्रॉड है। जो ज्यादा ब्रॉड होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, जो कम ब्रॉड होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। इसी तरह से आपने एक रूल को हमेशा माइंड में लेके चलना है विच इज जर्नल टू स्पेसिफिक। कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रॉड है वो ऊपर आती रहेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक है वो नीचे आती रहेगी। ये रूल हमेशा काम करेगा ही करेगा, इसीलिए आपको इस रूल के ऊपर ज्यादा फोकस लेके चलना है ताकि आपका पेपर में रीऑर्डर बिल्कुल गलत ना हो, ठीक है। आर्टिकल रूल गाइस अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ही इजी रूल है। ए और एंड द तीन आर्टिकल्स होते हैं। जर्नल स्टेटमेंट जो होती है वो ए और एंड से डिस्क्राइब की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ही इज एन एक्सीलेंट इन हिज स्टडीज, ठीक है जी। तो हमने यहां पे लिख दिया ही इज एन एक्सीलेंट इन हिज स्टडीज, ओके। यहां पर ये सेंटेंस, ठीक है, ना ज्यादा नैरो है ना ज्यादा ब्रॉड है, ये मिडल का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस हम लेके चलते हैं, राम इज वेरी स्टूडियस एंड ही इज अ डिसेंट बॉय। लेट्स से एक ये सेंटेंस है, ठीक है। और एक थर्ड सेंटेंस और लेके चलते हैं, ही इज द बॉय whom everyone looks after, ठीक है। या हम इस सेंटेंस को इस तरह भी फ्रेम कर सकते हैं, he is the boy whom everyone loves to talk about, ओके। अब ये तीन सेंटेंसेस को लेके चलते हैं, he is an excellent in studies, ओके। यहां पर हमने ये सेंटेंस को लेट्स से अवॉइड किया, तो डोंट वरी अबाउट दिस सेंटेंस, ठीक है। तो हम दो सेंटेंस को लेके चलते हैं, ये आपको कंफ्यूज करेगा। सेंटेंस नंबर 1 है, राम इज वेरी स्टूडियस एंड ही इज अ डिसेंट बॉय, he is the boy whom everyone loves to talk about, ठीक है। आपके पास दो सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस के अंदर आपने सब्जेक्ट को डिस्कस किया, ठीक है। सब्जेक्ट है इसमें ऑब्वियसली राम, इसमें हमने ही का यूज करा, ही कौन है, ऑब्वियसली राम। बट हमने इसमें आर्टिकल यूज कहां करा है, यहां पर ए, ठीक है जी। सेकेंड सेंटेंस है, ही इज द बॉय। अब यहां पर आपका आर्टिकल रूल आ रहा है क्योंकि हमने एक बारी ऑलरेडी उसको डिस्क्राइब कर दिया है, ही इज अ डिसेंट बॉय। अब ही इज द बॉय
वही बॉय जो पहले डिसेंट बॉय डिस्क्राइब हो चुका है, जिसके बारे में हर कोई बातचीत करना चाहता है। तो जब भी आपके पास ऐसे सेंटेंसेस आए हैं जिसमें सब्जेक्ट को हमने, ठीक है, आर्टिकल ए या एंड से पहले डिस्क्राइब किया है, वो सबसे पहले ऑब्वियसली ऊपर ही आएगा, दैट इज गोइंग टू बी लिटिल ब्रॉडर। और जो सेंटेंस दूसरा यहां पे है, ही इज दी बॉय, ठीक है, उसका ऑब्वियसली, ठीक है, आर्टिकल द यूज हो रहा है विच इज स्पेसिफिक, तो वो सेकंड नंबर पर ही आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रीऑर्डर्स को जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, इन रूल्स को माइंड में रखकर ही करो। हम अभी एक क्विकली डेमोस्ट्रेट करेंगे, ठीक है, एंड आई वांट कि जब आप डेमोस्ट्रेशन देख रहे हो, साथ साथ आप भी इन रूल्स को माइंड में लेकर चलिए और साथ साथ आप भी अप्लाई करिए रूल्स को क्वेश्चन में। सो गिव मी अ चांस, मैं 1 मिनट क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम में रिपीट हो रहा है वो ही ट्राई करते हैं, ये वाला। तो सेम रूल्स जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, हमारा एक रूल फोकस्ड पे रहेगा, ब्रॉड टू स्पेसिफिक या फिर जर्नल टू स्पेसिफिक, जिस तरह से भी आप बोलना चाहते हो। हमने सारे पैराग्राफ्स जो दिए हुए हैं यहां पर, वो सारे इकट्ठे बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। मेक दैट थिंग क्लियर इन योर माइंड। एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके उनको जर्नल टू स्पेसिफिक के रूल के हिसाब से अलाइन करेंगे। तो लेट्स रीड द नंबर 1 sentence over here. It offered proof of what the US psychologist William James noticed more than a century ago, that humans are mere walking bundles of habits. क्या कह रहे हैं? It offered proof of what the US psychologist William James noticed. कह रहे हैं कि प्रूफ दिया था इसने, जो कि इस साइकोलॉजिस्ट ने नोटिस किया था कि more than a century ago that humans are मेयर वॉकिंग बंडल्स ऑफ हैबिट्स। कि सेंचुरी पहले, मतलब एक सदी पहले ये उन्होंने नोटिस किया था कि ह्यूमंस आर मेयर वॉकिंग बंडल्स ऑफ हैबिट्स। हमने ये पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एनालाइज करना है कि ये कितना टॉपिक सेंटेंस आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम हमने इसको अंडरस्टैंड किया, इसके अंदर नाउन्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर एक बेसिकली कंक्लूजन भी दिया हुआ है, ठीक है, कि उसने एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये मोस्ट लाइकली एक कंक्लूजन स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है। अभी हम फर्स्ट पढ़ लिया, हमने उसको समझ लिया। अब हम जब सेकंड पढ़ेंगे, दोनों को हम एनालाइज कर ये देखेंगे कौन सा ज्यादा ब्रॉड है और कौन सा ज्यादा स्पेसिफिक है, और कैसे करेंगे, जो हमने रूल्स डिस्कस करे हैं उनके बेसिस के ऊपर। तो हम सेकंड पढ़ते हैं। एवरी डे ही वॉज आस्क्ड where the kitchen was in his house, and every day he didn't have the foggiest idea. Okay, अभी हमने सेकंड सेंटेंस पढ़ लिया। इसका मतलब क्या है कि हर दिन उसे पूछा जाता था कि किचन कहाँ है उसके घर में, और हर दिन वो यही कहता था कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है, या उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं है, उसके आइडिया नहीं उसको आ रहा कहाँ पे था, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा और दूसरा पढ़ा। जब हमने पहला पढ़ा तो इसके अंदर नाम लिखा हुआ है साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स। तो मोस्ट लाइकली जो सेकंड में बोला जा रहा है, ही वाज आस्क्ड, वो इन्हीं के बारे में बोला गया। तो इन दोनों को पढ़कर हमने क्या करा, फर्स्ट को हमने यहां पे रखा, 2 इसके नीचे रख दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अभी 2 ही पढ़े हैं स्टेटमेंट्स, और दोनों के अकॉर्डिंग हमें ये लग रहा है कि जो सेकंड के बीच में पर्सन के बारे में बात करी जा रही है, वो साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के बारे में करी जा रही है, जबकि ऐसा सिनारियो बहुत कम चांस लग रहा है। यही गलती हम करते हैं कि हम पहला जो, जिसमें जैसे कि स्टेटमेंट में उसने साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स की बात करी है, बट उसने नोटिस किया है कि ह्यूमंस मेयर वॉकिंग बंडल्स ऑफ हैबिट्स हैं, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है जितना ये पढ़ के समझ में आ रहा है। बट एनीवेज अभी के लिए हम 1 और 2 लगा देते हैं। द मोर वी रीड, हमें समझ में आ जाएगा कि ऑब्वियसली जो 2 में बोला जा रहा है वो विलियम जेम्स के बारे में नहीं बोला जा रहा, ठीक है। तो हम सेकंड पढ़ते हैं। अब हमने 1 और 2 को अलाइन कर दिया, ठीक है। अगेन हम इसके बारे में भी श्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी नाम एक ही जगह डिस्क्राइब किया है। अभी थर्ड को पढ़ते हैं। इन अ रिटायर्ड इंजीनियर इन सैन डियागो कॉन्ट्रैक्टेड अ रेयर ब्रेन डिसीज दैट वाइप्ड आउट हिज मेमोरी। यहां पर गाइस हमें क्लियर हो जाता है कि एक इंजीनियर के बारे में ये बात करी जा रही है कि जिसको किचन ही नहीं पता अपने घर में कहां पर है। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली 3 और 2 दोनों इकट्ठे जाएंगे, ठीक है जी। बट
क्या 3 2 से पहले आएगा या बाद में आएगा? ऑब्वियसली 3 2 से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन डिलीवर ही करी है कि उसको डिसीज है। 2 में हम क्या बोल रहे हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी डिसीज के कारण, जैसे कि उसको भूल जाता था कि कहां पे क्या चीजें हैं, इसीलिए 3 2 के ऊपर ही आएगा। मतलब 3 ज्यादा ब्रॉड है 2 से। 1 का भी हमें कुछ पता नहीं है, तो 1 को हमने अभी ऐसे रखा हुआ है, बट इतना हमें डेफिनेटली पता है 3 एंड 2 एक पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, एक पोटेंशियल पेयर भी हो सकते हैं, बट 3 2 से पहले ही आएगा। अभी सेम चीज करते हैं 4th के साथ। स्टडीज ऑफ दिस मैन लेड साइंटिस्ट टू अ ब्रेक थ्रू। इस मैन की स्टडीज से साइंटिस्ट एक ब्रेक थ्रू में पहुंचे कि द पार्ट ऑफ अवर ब्रेन्स वेयर हैबिट्स आर स्टोर्ड हैज नथिंग टू डू विद मेमोरी और रीजन। कि जहां पर हमारी हैबिट स्टोर होती हैं ब्रेन में, उसको मेमोरी और रीजन के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब एक उन्होंने कंक्लूजन निकाला, एक फाइंडिंग निकाली। फाइंडिंग एक पूरी प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद आती है, तो इसका मतलब है कि ये 2 3 के बाद ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ फाइंडिंग, तो अभी तो 3 और 2 के अंदर हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमें इतना पता है कि 4 2 के बाद आएगा। किस बेसिस के ऊपर? ब्रॉड टू स्पेसिफिक के बेसिस के ऊपर। अभी हम लास्ट 5th को पढ़ते हैं। बिफोर वी रीड 5th, अभी तक हमारे पास कोई पोटेंशियल पेयर है? हाँ, हमारे पास 3 एंड 2 एक डेफिनेटली पेयर है। अभी हम पढ़ते हैं 5th को। येट whenever he was hungry, he got up and propelled himself straight to the kitchen to get something to eat. क्या बोला जा रहा है? Yet जब भी वो हंग्री था, he got up and propelled himself, मतलब अपने आप को उसने propel किया to go to the kitchen to get something to eat. Yet का मतलब क्या है? इसके बावजूद भी, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है यहां पर उन्होंने कि उसको किचन पता ही नहीं थी कहां पर है, बट फिर भी जब भी उसको भूख लगती थी वो किचन में ही जाता था कुछ खाने। तो इसका मतलब है 2 और 5th भी एक पेयर है। अभी हमें क्लियर हो गया है कि 3 2 एंड 5 इज डेफिनेटली अ पेयर, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग मेथड पे ही फोकस किया है, जिसकी बेसिस के ऊपर हमें 3 एंड 2 डेफिनेटली एक पेयर लग रहा है, 2 एंड 5th भी एक पेयर लग रहा है। क्या 5th एंड 4th एक पेयर है? लेट्स फिगर आउट। 5th में क्या बोला जा रहा है? Yet whenever he was hungry, he got up and propelled himself straight to the kitchen to get something to eat. Studies of this man led scientists to a breakthrough. The part of our brains where habits are stored has nothing to do with the memory or reason. Exactly. तो इसी प्रॉब्लम का उन्होंने एक यहां पर फाइंडिंग दी है कि इवन दो उसको रेयर ब्रेन डिसीज थी जिसने उसकी मेमोरी सारी वाइप आउट कर दी, उसको ये भी नहीं पता था किचन कहां पर है उसके घर पे, पर जब भी उसको भूख लगती थी वो स्ट्रेट अवे किचन पे जाता था। तो इसका मतलब यही हुआ कि ब्रेन में जहां हैबिट्स होती हैं उसका मेमोरी से कुछ लेना देना नहीं है। तो 3 2 5 एंड 4 एक डेफिनेटली पेयर्स हैं। 1 अभी 1 का कुछ डेफिनेटली क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। अगर हमें समझ में आता है ठीक है, नहीं तो इसको इधर 3 से पहले रख देंगे या 4 के बाद रखेंगे। बट इतना डेफिनेटली श्योर है 3 to 4 एक सीक्वेंस चल रहा है। तो 1 को दोबारा पढ़ते हैं। इट ऑफर्ड प्रूफ ऑफ व्हाट द यूएस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स नोटिस्ड मोर देन अ सेंचुरी अगो दैट ह्यूमंस आर मेयर वॉकिंग बंडल्स ऑफ हैबिट्स। इट ऑफर्ड प्रूफ ऑफ, तो गाइस यहां पर हमें क्लू मिला है कि इससे साबित होता है किस चीज से? इन सभी चीजों से। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमने बात अभी आइडेंटिफाई करके एक ब्रेक थ्रू आइडेंटिफाई करा है, उससे ये प्रूफ होता है कि जो यूएस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स था, उसने जो साल सदी पहले नोटिस किया था कि ह्यूमंस आर मेयर वॉकिंग बंडल्स ऑफ हैबिट्स, वो एक बात सच है। तो इसको हम 4 के बाद ही डालेंगे, ऑब्वियसली ये 3 से पहले नहीं आएगा। बट नाउ वी आर श्योर कि हमारे पेयर्स सही हैं, 3 2 5 एंड 4। तो चेक करते हैं। 4 एंड 1 का हम श्योर नहीं है इतना, बट स्टिल हमें पता है कि वो पहले नहीं आएगा। 3 2 5 4 1। दैट्स इट गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द रीऑर्डर पैराग्राफ। एक एक पैराग्राफ को पढ़कर उसको समझकर उसको अलाइन करना है, कौन सा स्पेसिफिक है कौन सा जर्नल है। मिस्टेक आप क्या करते हो, सभी इकट्ठे पढ़ते हो। दूसरी मिस्टेक क्या करते हो, आप वर्ड टू वर्ड मैच करते हो। वर्ड टू वर्ड मैच बिल्कुल मत करिए,
आप सिर्फ ये लेके चलिए अपने माइंड में कौन सा ब्रॉड है, कौन सा स्पेसिफिक है। जब आप इस रूल को यूज करोगे 100% आपका पार्शियल मार्किंग आएगा ही आएगा। आपको बस ये अश्योर करना है कि एवरी टाइम जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी रूल को बार बार यूज करना है। और जो हमने यहां पर एक प्रोसेस आइडेंटिफाई करा है, इसको माइंड में लेकर चलना है, एंड यू विल नेवर एवर लूज मार्क्स इन रीऑर्डर पैराग्राफ। गाइस, रीडिंग बहुत ही ट्रिकी है, काफी स्टूडेंट्स रीडिंग में डिफिकल्टी फेस करते हैं, एंड हमारा पर्पस आज के मास्टर क्लास का यही है कि हम यहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेन करें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अप्रोचेस यूटिलाइज करके अपनी प्रैक्टिस में इनको इंप्लीमेंट करें, मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करें और एग्जाम में अच्छे स्कोर लेके आए। तो जो भी आपने आज सीखा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सभी को आप यूज करिए, इंप्लीमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन।